हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज को फाउंडर स्टॉकेज और इलम मार्केट्स का। दोस्तों, आज के फेस टू फेस के अंदर में मैं आपका लाइफ इतना आसान करने वाला हूं, इतने सरल लैंग्वेज में मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन का टेक्निक और स्टॉक्स के नाम ये कॉम्बिनेशन देने वाला हूं। क्योंकि आज मेरे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं वो मार्केट में काफी टाइम से लगे हुए हैं और इन्वेस्टमेंट करके मार्केट में लॉन्ग टर्म पैसा कैसे बनाते हैं इसको उनको समझ में आता है। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट मी इनवाइट माय गेस्ट फॉर दिस फेस टू फेस, अद्वैत अरोरा जी। हेलो अद्वैत जी। या हाय विवेक, नाइस कनेक्टिंग विद यू। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, नमस्कार। बहुत आप बढ़िया। कैसे? ऑल गुड जी। यस। ग्रेट, ग्रेट टू कनेक्ट। सो फॉर सिंप्लिसिटी मैं आपको अरोरा जी बोलूं कि अद्वैत बोलिए सर, अद्वैत। वी आर ऑफ द सेम, ऑलमोस्ट द सेम एज ग्रुप, सो विवेक एंड अद्वैत विल बी इजियर। fantastic, absolutely, let's do that. So you are based out of Australia, if I'm not wrong. Yes, I'm partially based out of Australia. My family lives there. अच्छा। Though I am a Barodian from the city of Vadodara. हाँ हाँ। I'm self-employed. I have a manufacturing setup over here. But वो दो पाँव में पैर रखा हुआ है मैंने, partially in Melbourne because my family is there, plus a couple of business interests. So it's sort of a challenging times for the last 4-5 years. But ठीक है, I'm trying to make the best of both worlds, बोलते हैं ना। या तो उसी तरह से चल रहा है अभी। तो आप अपने बिजनेस करते करते और वो भी दो अलग अलग कंट्री को संभालते हुए फिर आप मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट की जर्नी कब से है? Vivek, this goes way back. So I went for my MBA में सन 2000 में I went for my MBA to Australia, to Sydney. तब मेरा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था प्रोजेक्ट का, कैपिटल मार्केट्स। एट दैट टाइम आई हैड वेरी लिमिटेड नॉलेज अबाउट कैपिटल मार्केट्स। तब उस टाइम पे हमारे सेक्टर एनालिसिस एंड अदर रेशियोज एनालिसिस हम लोग करते थे। तो इन दैट प्रोजेक्ट आई स्टार्टेड डेवलपिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हाउ इक्विटी मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स वर्क। और उस दौरान मैंने ऑस्ट्रेलिया की जो दो मेजर सेक्टर्स है, माइनिंग एंड बैंकिंग, उन सेक्टर्स पे एक पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट करी थी। एंड उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को करते करते मुझे इतना इंटरेस्ट आया उसमें कि देन आफ्टर फिनिशिंग द रिपोर्ट आई एक्चुअली वेंट एंड बॉट अ कपल ऑफ स्टॉक्स। मैंने अपना वहां पे जो डीमैट अकाउंट बोलते हैं वो खोला। माय फर्स्ट स्टॉक वाज नेशनल ऑस्ट्रेलियन बैंक, NAB, एंड देन आई बॉट अ माइनिंग कंपनी कॉल्ड BHP Billiton। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई इन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स डायरेक्टली। लेटर ऑन वो जर्नी, आई मूव बैक टू इंडिया इन 2004 एंड तब बढ़िया तेजी का माहौल था, 2003 का एंड इनफैक्ट। और 2003-4 में आई देन स्टार्टेड टेकिंग एक्सपोजर इंडियन इक्विटीज में। जर्नी वहां से एक बाय डिफॉल्ट शुरू हुई। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि हैविंग लिव्ड ओवरसीज, मतलब ऑस्ट्रेलिया से पहले मैं बहरीन में था। सो 7-8-9 साल बाहर रहने के बाद जब आप इंडिया आते हैं तो आपको इजिली लोन नहीं मिलता है, आपकी कोई अच्छा। क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है। हाँ हाँ। ऑब्वियसली मुझे भी कोई लोन नहीं मिल रहा था। तो जो मैंने आके अपना इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक्स में इंडिया में आके इमीडिएटली, हम्म। तो तब एक प्रोडक्ट हुआ करता था LAS, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, या LAP बोलते थे तब, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज। तो अपने आप शेयर्स गिरवी रखते थे, आज भी हुई है, और आपको एक्सपोजर मिलता था अप टू 50% डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टॉक्स। या बट आज विवेक, वो जो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हैं जो आप प्लेज कर सकते हैं लैस के लिए, वो करीबन 500-700 हज़ार की होगी। उस टाइम पे सिर्फ BSE टॉप 100, टॉप 150 के ही वेरी वेरी स्टेबल, वेरी वेरी सिक्योर स्टॉक्स की लिस्ट हुआ करती। तो यू कांट वेंचर आउट अपार्ट फ्रॉम दैट 100-150 स्टॉक्स। तो उस टाइम पे बाय डिफॉल्ट मुझे स्टॉक्स लाइक मारुति, स्टॉक्स लाइक L&T, स्टॉक्स लाइक अल्ट्राटेक, इन्फोसिस, HUL, वो कोर पोर्टफोलियो मेरा बाय डिफॉल्ट बना। और वो एक रीजन से और भी बना क्योंकि मुझे बाकी स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स की नॉलेज नहीं थी, वॉट एवर आई हैड अंडरस्टैंडिंग ऑफ। तो वो एक बाय डिफॉल्ट मेरा कोर पोर्टफोलियो बन गया उधर। दे वर नेवर सुपर आउट परफॉर्मर्स, बट निफ्टी से अच्छे चलते थे बिकॉज दे वर मेनली नॉन PSU स्टॉक्स थे, तो निफ्टी से अच्छा रिटर्न देते थे। एंड आपको पता ही है 2004, 5, 6, 7, ये 4 साल में मार्केट गेव क्लोज टू 40-50% रिटर्न्स ईयर ऑन ईयर। तो मेरा गुड लक था, कि आई एंटर्ड एट द राइट टाइम। एंड जो भी मेरी सरप्लस इनकम जनरेट होती थी
पार्ट ऑफ इट यूज्ड टू गो टू बिजनेस, पार्ट ऑफ इट आई यूज्ड टू पुट इन द मार्केट्स, बिकॉज मैं देखता था कि मार्केट्स मुझे इतना जबरदस्त रिटर्न दे रहा है विद लेस रिस्क। तो वो एक रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए आई केप्ट एडिंग ऑन टू माई पोजिशंस इन द मार्केट। बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, गलतियां भी करी, सब स्टैंडर्ड स्टॉक्स लिए, क्योंकि मार्केट हर जगह भाग रहा होता है। उस जमाने में आपको याद है इंफ्रास्ट्रक्चर की साइकिल एक चली थी, द यूनिटेक्स, द जेपी ग्रुप स्टॉक्स, द लैंको इंफ्राज और माइटास इंफ्रा, बहुत बहुत सारे पेनी स्टॉक्स मल्टी बैगर्स बन गए थे। तो वो गलतियां भी करी, उनसे भी सीखे, एंड ग्रेजुअली गलतियों से सीखते सीखते पोर्टफोलियो ठीक स्टेबल बनता गया। And then came the first biggest lesson. I still remember, आप बहुत अच्छा बोलते हैं कि 4 मेजर डिप्स मिलते हैं आपको मार्केट में, मेजर करेक्शंस। एंड मेरी वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई 2008 में, 7 के एंड में, जब लीमन क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, एंड आई वाज टेकन अबैक। मतलब जिसने सिर्फ 5 साल का बुल रन देखा हो, वो जब ये पहला जबरदस्त करेक्शन देखता है, मार्केट वाज डाउन मोर देन 50%, तो एक अंदर का कन्विक्शन हिल जाता है एकदम। एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड टू मी, बट व्हाट केम टू माय सेवियर वाज माय स्टॉक्स वर प्लेज्ड एनीवे। अच्छा। मैं बेच सकता भी नहीं था अगर चाहता तो। अच्छा। बट कुछ हद तक कन्विक्शन भी बन गया था तब तक कि भाई आज टीसीएस या इन्फोसिस या एलएनटी या पिडिलाइट या एशियन पेंट्स, ये स्टॉक्स ठीक है करेक्ट हो रहे हैं, बट इनमें एक पेडिग्री है, इनमें एक लॉन्ग टर्म बिजनेस इनका है जो विल विदर द स्टॉर्म। तो लकीली 2007-8 के क्राइसिस में जो सीख मिली, उससे मैंने थोड़ी और हिम्मत करके 2008 के एंड 2009 में वापस ना, वो एक साल तो मैंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स ऐड करना बंद कर दिया था, बिकॉज आई नेवर न्यू कि मार्केट कहां तक गिरेगा। बट 2009 से एक अलग कन्विक्शन के साथ थोड़ा और मार्केट में मैंने अपना एक्सपोजर बढ़ाया, और फिर से तो जर्नी और अच्छी होती गई आगे। सही है। तो मुझे एक बात बताइए कि जब वो गिर रहा था मार्केट और आपके पास शेयर थे जिसमें आपने प्रॉफिट बनाया था, तो जब आदमी प्रॉफिट बना के रखता है तो उसकी सोच ही अलग होती है, उसकी तेजी अलग होती है। बट जब गिर रहा है तो फिर वो एक तो प्रॉफिट वाइप अप हो रहा है, तो आदमी डिनाइल मोड पे रहता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ। और जनरली उसमें एक इम्पल्सिव डिसीजन हो जाती है कि यार बेचो, सब कुछ है, सब बेकार है, ये कुछ नहीं है सब। लेकिन उसी समय एक्चुअल में वो जो एक इंसान का कैरेक्टर होता है ना कि आप नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि आपने जो भी लास्ट 5 साल में कमाया वो मार्केट ने तो कमाई दिया ही है, बट आपने भी अपना कैरेक्टर बना लिया वो 5 साल में। और कुछ ऐसा ही अभी आने वाले प्रॉब्लम कुछ महीनों में, कुछ साल में होगा वापस से, पॉसिबली, वी डोंट नो, वी कांट टाइम दैट। तो वो उस समय उस साल का माइंडसेट को एक बार थोड़ा इलैबोरेट करिए ना कि क्या चल रहा था उस समय माइंड में। सर उस समय का माइंडसेट था कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन, ये देख के कि एक स्टॉक 500 रुपए से 1500 रुपए हुआ है 4 साल में, ट्रिपल हो गया स्टॉक, और वो 1500 रुपए से वापस 700 800 600 पे आ जाता है। तो यू सी दैट माय प्रॉफिट्स हैव जस्ट स्लैश्ड। तो वो एक बार के लिए आपको हिला देता है। अब उस टाइम पे दिमाग में ये चीज आती है जो हमने एमबीए में पढ़ाई करी या जो समझे मार्केट को, पीछे के हम लोग देखते हैं व्हाट एवर हैपेंड इन द 90s 2000 की क्रैशेस के बाद मार्केट पिकअप तो करता ही है। और रामदेव अग्रवाल जी बहुत अच्छी चीज बोलते हैं, मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज बहुत पहले सुने थे, तब तो वो सीएनबीसी में आया करते थे, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक मार्केट्स ऊपर ही जाने वाले हैं। एंड कोई भी एसेट क्लास आप देखिए, स्टॉक मार्केट वोलेटाइल है कंपेयर टू रियल एस्टेट एंड अदर्स। वेल आजकल तो क्रिप्टो सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, बट वो मेरी समझ के बाहर है। तो स्टॉक मार्केट्स वोलेटाइल है, मगर अगर हम हिस्ट्री देखें, जो हम पीटर लिंच पढ़ते हैं या वॉरेन बफेट पढ़ते हैं, कि वो अप एंड डाउन आने वाला है। स्टॉक मार्केट रिटर्न्स आर नेवर लीनियर, लंपी होने वाले हैं। और इस लंपीनेस में अगर हम थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाकर उसको संभाल लें, वो कोर्स में हम अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल रखें, तो आगे जाके थिंग्स व्हेन दे इंप्रूव एंड वी आर इफ वी आर स्टिल इन्वेस्टेड, तो हम सबसे ज्यादा उसके रिवॉर्ड्स रीप करेंगे। और लकीली वही हुआ 2008 में, वही हुआ है 2020 में। 20 इज वेरी वेरी रीसेंट, तो सबको पता ही होगा।
एंड आई थिंक 5-10 साल बाद, जैसे आप बोलते हैं, और भी 2 करेक्शन आपकी और मेरी लाइफ में आज लिखे हैं अगले 15-20 साल में, तो वो भी जब आएंगे तो इन दोनों करेक्शंस की सीख लेके मे बी यू एंड मी एंड अदर इन्वेस्टर्स ज्यादा अच्छा बेनिफिट बना पाएंगे. बट ये सब हाइंडसाइट की बात है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2008 का क्रैश एंड 2020 का 23 मार्च, कल वाला, हाँ कल थी उसकी एनिवर्सरी, वो क्रैश जब होता है और जब आप अपनी स्क्रीन को देखते हैं और आपका पोर्टफोलियो 30-40% पीक से गिरा होता है, देन इट सर्टनली, मतलब वो कहते हैं दिल में छुरा घुस जाता है. बट वी डोंट हैव अ चॉइस. उस टाइम पे बेचना इज स्टूपिड. यू नो, उस टाइम पे खरीदने की हिम्मत नहीं होती है. आई एग्री, मेरी भी नहीं होती थी उस टाइम पर उस टाइम पे बेचने की गलती नहीं कर सकते, बिकॉज दैट विल बी पैनिकिंग. आपकी जो भी एजुकेशन है, जो भी आपका बैकग्राउंड है, जो आप सीखे हैं, you know, in your investing journey, the biggest blunder you can do is leave a stock or leave your conviction when the market is in the red in a big correction. तो वो थोड़ा आई थिंक टेम्परामेंटल विजडम हल्के हल्के आया है और अभी भी सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं. सही बात है. तो मैं ना, अभी आपका प्रेजेंटेशन है तो हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक भी चर्चा करेंगे, बट एंट्री वाली चर्चा तो हम सारी करेंगे और लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट. बट मैं बिफोर दैट डिस्कशन में एग्जिट की बात करता हूं पहले, कि एग्जिट कब करते हैं या नहीं करते. सर मैं स्टॉक्स में से एग्जिट करता हूं क्योंकि मैं सिर्फ निफ्टी 50 या BSE 100 के स्टॉक्स में, मेरा कोर पोर्टफोलियो भले ही उसमें है, बट देयर लॉट ऑफ अदर स्मॉल एंड मिड कैप्स दैट आई इन्वेस्ट इन. एग्जिट मैं तब करता हूं जब वो स्टोरी में कोई डेंट आता है. Recent example is Haikal, high conviction stock of mine. स्टोरी में बड़ा डेंट आया, कंप्लायंस इश्यू हुए उनके, so that is a immediate exit for me. आपके ही कैलकाटा की कंपनी है लक्स इंडस्ट्रीज, आई वाज इन्वेस्टेड इन इट. ये लास्ट 1 साल का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 6 महीने के. कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग का इंफॉर्मेशन आया, वो प्रूव नहीं हुआ बट इंफॉर्मेशन आया था. एंड मैंने एक को बनाया हुआ है कि अगर मैनेजमेंट की एथिकल किसी प्रैक्टिस पर इश्यू आया है तो मेरा मन नहीं मानता. आई सॉर्ट ऑफ यू नो, क्योंकि वो देखा हुआ है यस बैंक में, DHFL में, सर सिंटेक्स में, कि वो कहानी बिगड़ना शुरू होती है उसी पॉइंट से. तो एथिकल इश्यू ऑफ मैनेजमेंट अगर आता है तो दैट विल बी माय फर्स्ट एग्जिट पॉइंट. सेकेंडली, अगर स्टोरी ओवरप्ले हो गई है एंड मुझे लग रहा है कि अब इसमें वैल्यू नहीं बची. कुछ साल पहले मुझे वो फील आया था मारुति में, 9,500 में मारुति था, एंड आई फेल्ट इट वाज, ऐसा नहीं है कि मारुति अपना मार्केट शेयर इतने सालों से पकड़ा हुआ तो पकड़ के रख पाएगा. आई थॉट मारुति विल फेस द हीट फ्रॉम Hyundais and Kias and Tata Motors, and I sort of felt it was overpriced at 9,000 something. मैंने बहुत अच्छा पैसा बनाया था मारुति में 7-8 years के पीरियड में, and I felt the story was done and I needed some money. तो या तो कोई डेंट हो जाए कंपनी के फंडामेंटल्स में, एंड द मोस्ट बेसिक रीजन इज जब पैसा चाहिए तब मार्केट से निकलना है. इफ आई नीड मनी टू यू नो एंजॉय अ हॉलीडे और डू सम अदर पर्सनल कमिटमेंट, आई वुड सेल माय वीकेस्ट स्टॉक और द स्टॉक which I feel is my comfort level is slightly low. तो उसके सिवा मैं अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ. कई लोग मुझे बोलते भी हैं कि यू नो जब मार्केट भाग रहा है एंड स्टॉक हैज रीच्ड वेरी हाई लेवल्स, लाइक Divi's Lab हो गया एंड अदर स्टालवर्ट स्टॉक्स, एशियन पेंट्स एंड ऑल, कि 3200-3400 का एशियन पेंट्स हो गया है. यू नो Divi's Lab इज टचिंग 5,000. बट वो मेरी कन्विक्शन स्टोरी है सर. मुझे अगर वो पैसा कहीं और पार्क करने की कोई और ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं अपने भागते घोड़े को क्यों छेड़ूं? व्हाई शुड आई यू नो tinker on my stocks which are already giving me good returns. वो एक अच्छी पेडिग्री के हैं, एक अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और 20-25% का फ्लक्चुएशन हम झेल सकते हैं. इन द लॉन्ग रन इट डजंट मैटर मच. तो that has been my sell side of the stock story. सही है. तो चलिए अभी आपके PPT के थ्रू चलते हैं और डिस्कशन करते हैं. आई एम श्योर यू विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड द डिस्कशन विल हैव. बिफोर वी स्टार्ट अ स्मॉल डिस्क्लेमर कि ये जो भी डिस्कशंस हो रहा है, कुछ भी स्टॉक वॉक की बात हो रही है, ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज है एंड अद्वैत इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर. ये शायद इन स्टॉक्स में पोजीशन होंगे भी, इनकी नहीं भी होंगे. तो व्हाटएवर यू डू, यूज दिस वीडियो टू लर्न एंड नो अदर पर्पस.
सो अद्वैत, आप स्क्रीन शेयर करेंगे? Yes, please. Yes. वाओ, Is it visible, Vivek? यस यस यस। ओके, सो हमारी चर्चा जो शुरू हुई थी कुछ टाइम पहले विवेक, फ्रॉम द पिन ट्वीट, ये मैंने मई एंड में लिखा था 2021 में, which a lot of people liked, and I had the honor that आपकी नजर में ये ट्वीट पहुंचा and we got connected. तो in this I looked at my टॉप सेक्टर्स को मैंने एक बार अपडेट किया था और उसके कौन से स्टॉक्स मुझे पसंद हैं। द रीजन, ये स्टॉक्स इंडिया के सारे सेक्टर्स के नहीं हैं। जिस सेक्टर्स में मुझे कंफर्ट आता है, जिसमें मेरा कन्विक्शन बैठता है, जो मुझे समझ में आते हैं, मुझे पीएसयू बैंक समझ में नहीं आते, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी समझ में नहीं आते, मुझे एयरलाइन स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट इतनी मेरी पकड़ में नहीं आते हैं, तो आई कीप अवे फ्रॉम देम। मेरा बैंकिंग सेक्टर में केमिकल, फार्मास्यूटिकल, जनरल एफएमसीजी गुड्स, थोड़ा बहुत ऑटोमेशन, इंजीनियरिंग गुड्स में मेरा फोकस रहा है पहले से, वो मेरी इंटरेस्ट एरिया रहा है। तो बिना कुछ आगे सोचे आई जस्ट मेड दिस ट्वीट ऑफ फ्यू स्टॉक्स फ्रॉम स्पेसिफिक सेक्टर्स व्हिच आई लाइक्ड। The only stock which I have exited since the tweet, exited मतलब my conviction has gone down, has been Abbott India, for valid reasons कि sales growth was tempering and I felt कि मुझे जिस तरह का रिटर्न मैं Abbott से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो शायद ना आए, and my immediate switch has been United Spirits, and उसके ऊपर मैंने काफी स्टडी करी है, कभी डिस्कस भी करेंगे why I feel United Spirits is a great story. But going through these 12 stocks, I'll quickly go through the primary reasons कि ये स्टॉक मैंने किस बेसिक रीजन से बाय किया था। बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अच्छे बैंक्स, अच्छे कंज्यूमर स्टॉक्स, अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, प्रेफरेबली BSE 100 के स्टॉक्स, ताकि वो इस लिस्ट में आप देखेंगे ज्यादातर तो निफ्टी के स्टॉक्स हैं, 2-3 को छोड़ के, बट बेसिकली लार्जर कैप कंपनीज विद स्टेबल बिजनेसेस, 15-20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो, ताकि गलती होने की संभावनाएं कम हो सके। न्यू लिस्टेड कंपनीज में हमको नहीं पता कि उनका क्या पास था, आईपीओ से पहले काफी कुछ चीजें चेंज होती हैं। तो लेट मी गो थ्रू देम क्विकली। Okay, this is my favorite bank. I also bank with Kotak Mahindra Bank. Not that ICICI and HDFC are anything lesser than it, but one of the biggest reasons Kotak Mahindra Bank मुझे पसंद है विवेक कि इसकी इतनी सारी सब्सिडरीज हैं, आई थिंक 9 या 10 या 11 सब्सिडरीज हैं जो इसका पार्ट है और आगे जाके लिस्ट होंगी। इसमें कोटक प्राइम भी आ गया, कोटक वेल्थ आ गया, कोटक सिक्योरिटीज आ गया, इंश्योरेंस की भी इनके काम है, ब्ला ब्ला, देयर लॉट ऑफ अदर कंपनीज देयर। सो इसमें काफी सारी सब्सिडरीज की वैल्यू है। आई पर्सनली फील जिस दिन उन्होंने अनलॉकिंग शुरू करी, कोटक बैंक विल बी लाइक अ मल्टी बैगर फ्रॉम हियर ऑन। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक्स, लास्ट 20 साल का रिकॉर्ड देखें आप, ये बैंक काफी नया है। HDFC ICICI को बहुत साल हो गए, ये बैंक काफी नया है, मेरे ख्याल से 20-22 साल का, 25 साल का इसकी हिस्ट्री होगी बैंक बनने के लाइसेंस के बाद की। And in the last 20-25 years, look at the customer base, 2.3 crore customers, 1600 branches. They bought ING Vysya Bank, a very strategic buyout by Kotak, क्योंकि Kotak was west and north में powerful और ING Vysya was powerful in south, very very good private bank. So I believe उदय कोटक साहब का जो विजन है एंड जिस तरह से उन्होंने बैंक को यहाँ तक लाए हैं, कासा देखिए, एनपीए देखिए, एनआईएम्स देखिए, सब कुछ बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में है। ये बैंक शायद थोड़ा कम एग्रेसिव है एज कंपेयर टू आईसीआईसीआई, बट आई बिलीव ट्रिमेंडस वैल्यू इन दिस बैंक। आप सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, क्लोज टू 20% फॉर द लास्ट 10 years कंपाउंडेड। इट टॉक्स अबाउट कि क्या पेडिग्री है, क्या मैनेजमेंट क्वालिटी है। सो दैट वाज माय फेवरेट बैंक दैट आई लाइक्ड। Jumping to, again staying with financials, the undisputed बादशाह of home finance, HDFC Limited. अद्वैत, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कोटक को लेके, ऑल्दो क्या मुझे पूछना नहीं चाहिए, बिकॉज कोटक की वन ऑफ द सब्सिडरीज हैज आल्सो इन्वेस्टेड इन आवर कंपनी, तो मैं मतलब थोड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा, बट मैं थोड़ी नेगेटिव बात करना चाहता हूँ कि इट्स अ लार्ज एंटरप्राइज, बहुत लोग है सिस्टम के अंदर में है। तो अभी अगर स्टॉक प्राइस को अभी देखें
तो it has been an underperformer for last probably 1 year or so. It has been a very very acute underperformer vis-a-vis other banks. ICICI की अगर बात करें, HDFC के साथ बात करेंगे तो आपको वैसा ही मोरलेस परफॉर्मेंस नजर आएगा. तो अंडर दैट सिचुएशन, जब आपका कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा होता है तो आपको क्या फीलिंग आती है कि उसमें एक्यूमुलेशन और करना चाहिए बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ गई है, या आप एक बार शायद एग्जिट कर जाएंगे और जब वापस से साइन ऑफ आउट परफॉर्मेंस दिखे तब फिर आप वापस एंटर करते हैं? हाउ डू यू थिंक दैट वे? सर, इसका मैं काउंटर एग्जांपल दूंगा. आई वाज इन्वेस्टेड इन अ कंपनी कॉल्ड IDFC. मिस्टर वैद्यनाथन का मैं बहुत बड़ा फैन हूं. जब वो फर्स्ट कैपिटल, उनकी दूसरी जो कंपनी थी, एंड ट्रेमेंडस विजनरी. बट IDFC जब लिमिटेड था और फिर बैंक अलग किया, एंड ऑल दो स्ट्रेटजीज दैट दे फॉर्म वाज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, नॉट ओनली टू मी बट टू द मार्केट एज वेल. तो वो एक थोड़ी सी एक एम्बिग्विटी थी जो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, एंड आई हैड टू एग्जिट द स्टॉक. नॉट दैट IDFC बैंक इज एन एक्सीलेंट बैंक, बट व्हेन वी कंपेयर कोटक विद, आपने जैसा सही बोला कि ICICI इज आउट परफॉर्म, नो डाउट, बट कोटक, HDFC, इंडसइंड, एक्सिस, ये सब financials have been going down, not down but they're underperforming, and for valid reasons, क्योंकि मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी थी कि वो reasons valid थे. ICICI I believe is an outperformer. ICICI ने इतने साल का जो laggard behavior था उसको एक catch-up मिल गया, and I think the management is taking all the right steps. They did a few mistakes. But Kotak Mahindra Bank, though it is an underperformer, because I believe it is one of the best private banks to be in. मुझे वो 2000 में अच्छा लगता था, मुझे वो 1213 में तो बहुत अच्छा लगता था, और आज शायद 1700 पर है. If I have the surplus, I would add more. मैं मतलब I will not go overboard कि मैं इसको अपने top 3 exposures में ले लूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा financials में cyclical रहते हैं ये, तो I have to be little bit careful. But as Indian economy grows, India के top 3 private sector bank, they will benefit the most, and I believe कोटक एक बहुत ही मंझा हुआ खिलाड़ी है सर. कोटक ने जिस तरह से मार्केट में अपना पेनिट्रेशन किया है, वेरी लो प्रोफाइल बट बहुत डेप्थ तक मार्केट में गया है ये. आज हम सिर्फ कोटक सिक्योरिटीज का नाम लेते हैं या कोटक प्राइम का नाम लेते हैं तो दे आर बिकमिंग ह्यूज. तो मेरे ख्याल से बहुत वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत अच्छी है इसकी. And if they're underperforming, if I have the surplus, I will keep adding on dips. So can I safely presume that you are a value investor? जो मेरा कोर पोर्टफोलियो है सर, वो कुछ हद तक वैल्यू इन्वेस्टिंग पे है, बट मेरा जो टियर 1 पोर्टफोलियो है, या सैटेलाइट पोर्टफोलियो बोलते हैं आजकल लोग, वो थोड़ा सा ग्रोथ फोकस्ड है. उसमें मैं थोड़े से हाई परफॉर्मिंग, थोड़े फास्ट मूविंग, थोड़े से हायर रिस्क बेट्स होते हैं, बट दे उनका थोड़ा हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं. बट या दे आई डू अ सॉर्ट ऑफ अ मिक्स एंड मैच, वैल्यू एंड ग्रोथ अलग अलग करके. एक ही टाइप का पोर्टफोलियो बनाना या उसके ऊपर ही फोकस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आई कीप अ बैलेंस ऑफ बोथ. या सो कोटक यू विल से इज अ पार्ट ऑफ योर वैल्यू पोर्टफोलियो, नॉट अ सैटेलाइट पोर्टफोलियो? नहीं, कोटक को मैं दोनों के बीच में बोलूंगा, बट एज बीइंग अ बैंक ये लोग ग्रोथ में ही आते हैं, बिकॉज व्हेन दे ग्रो दे गो ट्रिमेंडसली. आप देखिए जब इकोनॉमी शूट अप होगी तो कोटक महिंद्रा आज कोटक महिंद्रा इज अवेलेबल एट क्लोज टू 3.54 टाइम्स प्राइस टू बुक, बट तेजी में 5.56 टाइम्स प्राइस टू बुक भी जाते हैं. So when the market is in a high growth phase, these stocks outperform. But yes, as of now, Kotak has been underperforming, but a very good value for money if somebody is averaging it. Sure. Okay. Let's continue. Okay. So coming to HDFC Limited, we all know कि किस टाइप की पेडिग्री है. Again, जैसे कोटक में था सर, इसकी आप होल्डिंग्स देखिए, तो अगर आप HDFC बैंक, HDFC लाइफ और HDFC AMC के स्टॉक्स खरीदने की सोच रहे हैं, तो उसके सामने ऑलरेडी इट इज होल्डिंग वेरी गुड, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिग होल्डिंग इन दीज 3 सब्सिडरीज, और आई शुड से लिस्टेड पीयर्स. आप लोन बुक की ग्रोथ देखिए इनका, लुक एट द वैल्यूएशंस टुडे. इंडिया बीइंग अ ग्रोइंग इकोनॉमी, रियल एस्टेट डूइंग ट्रिमेंडसली वेल. अगर हम कोई भी रियल एस्टेट सेक्टर में एक्सपोजर ना लेना चाहें, कोई भी डेवलपर का नहीं लेना चाहे, कोई भी सीमेंट का स्टॉक नहीं लेना, टाइल्स का नहीं लेना, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल्स, कुछ नहीं लेना है हमको, क्योंकि बहुत बड़ी स्पेस है रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन. तो उस लिहाज से अगर सिर्फ हम HDFC लिमिटेड ही ले लें,
So that is a proxy play to India's home loan growth, India's construction boom that's happening. Very important point here is the intrinsic value of HDFC Limited is 2072 और ये उससे सिर्फ 10-12-15% ऊपर है. कैश इक्विवेलेंट्स देखिए 2700 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट्स हैं. एंड सिर्फ अब अगेन आई ऑलवेज से कि 5 और 10 साल की ग्रोथ उस स्टॉक में देखिए क्या हुई है. 10 साल की ग्रोथ 17.5% है. अगर हम 20 साल की भी देखने जाएं तो वो भी मिड 15-16 मिड टीन्स में आएगी. तो एक कंसिस्टेंसी एंड बिकॉज कुछ प्लेयर्स इसमें गलतियां कर चुके हैं लाइक द लाइक्स ऑफ DHFL. तो वी ऑल नो कि by far HDFC is way ahead of its peers in the same space. I think next closest is LIC Housing Finance, फिर iBull Housing Finance आते हैं. But there is no comparison between the HDFCs and the LIC or India Bulls वाली companies. So that is why HDFC Limited would be the best finance, home finance to be specific. क्योंकि next आता है इसी की फील्ड में वो स्टॉक जो जनरल लेंडिंग में इंडिया का बादशाह है. एंड आपको पता होगा, व्यूअर्स को भी पता होगा कि इट हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर इन द लास्ट 2 decades. बजाज फाइनेंस बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, जस्ट 35 years ओल्ड. आपको पता ही होगा व्हीकल फाइनेंस में थी, बट लास्ट 20-25 सालों में, पहले 10 साल थोड़े स्लो रहे, बट स्टार्टिंग 2000-2001-2 से लास्ट 20-22 सालों में बजाज फाइनेंस हैज become a mammoth in the borrowing industry. इसको आज भी lowest cost of borrowing मिलती है NBFCs में. Look at their customer base. बहुत ही tech savvy कंपनी है विवेक. ये कंपनी सिर्फ lending नहीं करती, ये कंपनी एक type of a fintech और एक IT focused कंपनी है जो बेस्ट ऑफ द कस्टमर को ही lend करती है. इसलिए इनके डिफॉल्ट रेट बहुत कम है, मार्जिन्स अच्छे हैं, पकड़ के रखते हैं, बट इनके because they choose the cream of the customer base. And Bajaj Finance ने शो किया इतने सालों में कि अप साइकिल हो डाउन साइकिल हो, इन्होंने कभी इस तरह का हाई रिस्क नहीं लिया है. They know their customers very well, and by far going forward also I think Bajaj Finance 2020 के मार्च के लॉकडाउन में इतनी नेगेटिव न्यूज आई थी कि अब लेंडिंग का क्या होगा, मार्केट्स क्रैश हो रहे हैं, कौन पैसा उठाएगा मार्केट से, दिस एंड दैट. एंड लुक एट हाउ बजाज फाइनेंस बाउंस्ड बैक एंड दे ग्रैब बेटर मार्केट शेयर बिकॉज द स्मॉलर लेंडर्स थे, उनको देयर क्वालिटी ऑफ लेंडिंग वाज पुअर. बजाज फाइनेंस की क्वालिटी ऑफ लेंडिंग वाज टू प्रोफेशनल्स एंड वेरी एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन हु हैड गुड ट्रैक रिकॉर्ड. तो ऑब्वियसली डिफॉल्ट रेट्स वर द लोएस्ट एंड यू कैन ऑल सी इन द लास्ट 2 years बजाज फाइनेंस has outperformed the market and is as of now positioned very well in the market. So that would be Bajaj Finance. Sure. I'll jump to the next one, which was coffee can stock of India, Asian Paints. बहुत अच्छी स्टोरी है सर इसकी विवेक. if viewers have some time they should check कि कंपनी कहाँ से शुरू हुई थी. एक छोटे से घर से शुरू हुई थी जहां उन्होंने फैक्ट्री कन्वर्ट करी थी, और वहां से लास्ट इतने सालों में कंपनी हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी. वेरी हम्बल बिगिनिंग्स. एशियन पेंट्स का क्या है विवेक? एशियन पेंट्स का जो 2 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं वो है पिगमेंट्स या इनके कलर्स यूज करते हैं, और क्रूड बेसिकली सॉल्वेंट्स. एंड बोथ आर वेरी वोलेटाइल बिकॉज क्रूड से सब अप एंड डाउन मूवमेंट आता है. बट इस मैनेजमेंट की दाद देनी पड़ेगी कि द वे दे हैव हैंडल्ड द साइकिल्स इन द लास्ट 20-25 years, व्हाट आई हैव सीन कि मार्केट में क्रूड 120 हो जाता है तो भी एशियन पेंट्स ऐसा नहीं है कि स्टॉक आधा हो जाएगा. रिसेंट एग्जांपल देख लीजिए, इवन लीमन क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के जस्ट पहले व्हेन क्रूड वाज इन देयर 110-120 रेंज, तब भी एशियन पेंट्स हैड अ करेक्शन, बट दे हैंडल्ड इट सो प्रोफेशनली. इनका सेटअप इतना प्यारा है, इन लोग को बिजनेस की इतनी अच्छी पकड़ है कि दे वर द बेस्ट प्लेस्ड इन द पेंट इंडस्ट्री. इनफैक्ट दे टुक मोर मार्केट शेयर, एंड इन द लास्ट 20 years शेरविन विलियम्स भी इंडिया में आके वापस चले गए, वर्ल्ड्स लीडिंग पेंट मैन्युफैक्चरर, बिकॉज दे कुड नॉट मैच व्हाट एशियन पेंट्स डज. अगेन मार्केट शेयर बहुत अच्छा पकड़ा हुआ है. A lot of new players are also entering this industry. I think JSW Paints करके आ रहे हैं,
Astral Poly is also coming into paints, and people worry about it. But nahi, Asian Paints, I don't think newer players can dent it so easily. इसके पास जो ROCs हैं और जो इनकी returns रहे हैं, that has been tremendous, and it is a must-have stock in the portfolio. Again, going back to HDFC Limited as a proxy to the housing theme, Asian Paints would be the second stock as a proxy to the housing theme. And yes, ये स्टॉक 2-5 साल 10 साल के लिए नहीं है. ये स्टॉक शायद जनरेशनल टू जनरेशनल ट्रांसफर हो सकता है, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑन दिस. ओके, अब हम पहुंचते हैं जैसे कि लेंडिंग बादशाह हैं और यू नो वी हैव द NBFC किंग. उसी तरह से हम सब इस स्टॉक को जानते हैं जो सबको पसंद है बट सबको महंगा लगता है. ये स्टॉक जिस दिन लिस्ट हुआ था उस दिन भी महंगा बोलते थे लोग, और आज भी इट इज बीन अ 13 bagger इन 5 to 6 years, बट आज भी लोग इसको महंगा मानते हैं. एंड आज से 10 साल बाद हम फिर से बात करेंगे, तब भी हम यही बोल रहे होंगे कि डीमार्ट बड़ा महंगा है. कुछ स्टॉक्स को महंगे रहने की आदत होती है. एशियन पेंट्स भी उसमें आता है, कुछ हद तक पीडीलाइट भी उसमें आते हैं. इनके महंगे होने का रीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड देखिए आप, मिस्टर राधाकृष्ण दमानी, व्हाट अ लीडर ही इज. इनका बिजनेस मॉडल देखिए, वेरी सिमिलर टू वॉलमार्ट. ये छोटा वॉलमार्ट बोल लीजिए, इंडिया का है ये. सेल ह्यूज सेल फास्ट इज देयर मोटो, और इसमें ये लोग की इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आ गई है इस चीज में, रिटेल सेगमेंट में इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ है इनकी. देयर हैवी डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी, यू नो ये सप्लायर्स को लेवरेज करते हैं और उस तरह से यू नो हमको बेस्ट प्राइसेस मिलते हैं. आज कंज्यूमर को कोई चीज सस्ती और अच्छी मिल जाए तो यू नो दैट्स द बेस्ट. एंड डीमार्ट इसको इतना अच्छा और इतना एग्रेसिवली कर रहा है. विवेक आप देखिए, मैं उनकी स्टोर ग्रोथ देख रहा था लास्ट 4-5 सालों से, 7 सालों से. लुक एट देयर कैश कन्वर्जन साइकिल. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज. ये काफी लोग को पता होगा, बट जस्ट टू लेट यू नो कि इंडस्ट्री का इन्वेंट्री टर्नओवर डेज है 70 दिन, 70 डेज. डीमार्ट इतना बड़ा होने के बावजूद इन्वेंट्री टर्नओवर इज 30 डेज. एवरी सप्लायर वांट्स टू डील विद डीमार्ट, भले उसके मार्जिन्स कम है, बट वो जानता है कि मेरा स्टॉक रोटेशन, मेरी वॉल्यूम्स मुझे डीमार्ट लाके देगा. एंड इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी, रिटेल सेगमेंट सेक्टर चलना ही है. भले ही लोग कहते हैं कि ई कॉमर्स आ गया है, डोर डिलीवरीज हो गई है, सब है, मगर द बेसिक मॉडल ऑफ डीमार्ट इज हियर टू स्टे. काफी साल लगेंगे इसको डिस्टर्ब होने में, अगर हुआ तो. एंड डीमार्ट इज स्मार्ट इनफ कि कोई भी डिस्ट्रप्शन आएगा तो ये वेरी इजीली उस डिस्ट्रप्शन के साथ जुड़ सकता है. डेट फ्री है. एंड अगेन 13 bagger stock in 5 years is expensive and will remain expensive. ये if you know viewers are comfortable, they should then look into it with that sort of a view. नेक्स्ट वन एक निफ्टी 50 की कंपनी नहीं है, थोड़ी छोटी कंपनी है. एक बायस है मेरा इस कंपनी की तरफ क्योंकि ये गुजरात बेस्ड है, बट ये कंपनी वेरी लो प्रोफाइल कंपनी. शायद लोगों ने बहुत नाम ना सुना हो इसका, बट व्हाट अ पेडिग्री. लाल भाई ग्रुप कंपनी अपने आप में बहुत ही दिग्गज इनका प्रोडक्ट प्रोफाइल है. देयर परफॉर्मेंस हैज बीन एग्जेम्पलरी, स्प्रेड अक्रॉस 90 कंट्रीज. बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं आती है, मैनेजमेंट ज्यादा इंटरव्यू भी नहीं देता है, कॉन कॉल्स होती हैं, बट दे कीप वेरी लो प्रोफाइल. आप देखेंगे नहीं इनके कोई कुछ भी तरह का एडवर्टाइजिंग या कुछ हो रहा हो या PR हो रहा हो, बट ट्रिमेंडस कंपनी टू गो विद. हैज बीन अ ग्रेट परफॉर्मर. लकीली टू बी ऑनेस्ट, मैं 2005-6 में शायद 200-200 रुपए का स्टॉक था, तब एंटर कर पाया. Just because I used to buy some ingredients from them for our company. But आप देखिए डेट फ्री कंपनी है, कंसिस्टेंट ग्रो कर रही है. लास्ट 5 सालों से ग्रोथ और बढ़ी है और ऊपर आई है. इनका एक रीसेंट बहुत अच्छा JV हुआ है न्यूरॉन केमिकल्स के साथ. तो दे आर एडिंग ऑन टू न्यू हाई परफॉर्मेंस केमिकल्स एंड हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स. तो मेरे अंदाजे से ये कंपनी अब अपनी जो परफॉर्मेंस केमिकल्स का जो सेक्टर है, इनका सेगमेंट है जो 30-31% है, आई थिंक दे आर लुकिंग एट इंक्रीजिंग दैट टू मोर टुवर्ड्स द 40% रेंज, ताकि मार्जिन्स बढ़ा पाएं. एंड लॉट ऑफ वैल्यू एडिशंस दे आर डूइंग. सो अ गुड स्टॉक इन द केमिकल स्पेस टू लुक इनटू.
The next sector is this is the MNC, Honeywell Automation. This is one stock which, अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे आपको विश्वास है कि इंडिया एक बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, इंडिया वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करेगा अच्छी तरह से, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, लोगों की नेसेसिटीज बढ़ेंगी, मिनरल, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, डिफेंस, ऑल दीज सेक्टर्स, इन सारे सेक्टर्स का हमको एक बहुत ही मंझा हुआ खिलाड़ी खरीदना है जो सब में प्रेजेंट है। तो दैट इज हनीवेल ऑटोमेशन। आप ग्रोथ देखिए इनकी लास्ट 5 सालों की, 25% से अबव CAGR ग्रोथ है, कंसिस्टेंट मार्जिन इन्होंने मेंटेन करे हैं। एंड विवेक, मुझे हनीवेल ऑटोमेशन की सबसे बड़ी चीज ये लगती है कि जब ये 12-15 साल पहले, उससे कुछ साल पहले ये टाटा हनीवेल ग्रुप हुआ करता था। ओके। उसके बाद हनीवेल ऑटोमेशन हो गया, एंड नाउ इसकी जो इंटरनेशनल पेरेंट कंपनी है, उन्होंने हनीवेल ऑटोमेशन को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द वर्ल्ड स्टार्ट करना शुरू किया, ताकि, क्योंकि इंडिया में लेबर चीप है, इंडिया में वी गेट गुड इंजीनियर्स, वी गेट गुड इनोवेशन, तो हनीवेल ऑटोमेशन ने इंडिया को अपना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स का। अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू यूरोप एंड US, दे आर आल्सो इनटू होम ऑटोमेशन में भी ये लोग हैं, केमिकल रिफाइनरीज में इन लोग के प्रोडक्ट्स लगते हैं ऑटोमेशन के, गैस में भी काफी जाता है, मिडिल ईस्ट में इनका काफी अच्छा सप्लाई है। तो जो पहले यूरोप और US से हुआ करता था, लास्ट 20 सालों में वो पूरा सेटअप ये लोग इंडिया में ले आए हैं। एंड इसलिए आप देखिए लास्ट 15 साल की हनीवेल ऑटोमेशन की ग्रोथ, दिस स्टॉक इज ऑलमोस्ट अ 15 बैगर, 12-14 बैगर, 2-2.5 हजार रुपए का स्टॉक था 2004 के आसपास, और आज 40,000 का है। दिस इज बिकॉज इनको जो सारी वर्ल्ड सेल्स थी वो भी इंडिया की कंपनी से लोग कर पाए, तो दैट वाज द बिगेस्ट एडवांटेज। और आगे जाके आई थिंक इवन मोर इज गोना हैपन, क्योंकि आज तक जो वर्ल्ड में ये लोग सप्लाई कर रहे थे हाई टेक ऑटोमेशन, अब वही इंडिया में उससे ज्यादा जरूरत आ रही है बिकॉज ऑफ द वे द कंट्री इज डेवलपिंग। तो वन ऑफ द बेस्ट MNC स्टॉक्स आई लाइक। लोगों को लगता है ये ओवर प्राइस्ड है, नॉट ऑन द वैल्यूएशन फ्रंट बट ऑन, क्योंकि 40,000 रुपए का स्टॉक है ये, बट वो ना देखिए, ये देखिए कि शायद ये स्टॉक 1 लाख का भी हो जाएगा। तो ये स्प्लिट नहीं करते, बोनस नहीं करते, इसलिए महंगे लगते हैं, बट इट्स अ ट्रिमेंडस MNC टू ओन। मुझे एक बात, मैं जैसे जैसे आप बोल रहे हैं वैसे वैसे मैं स्टॉक्स का साथ साथ में चार्ट भी देखता जा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक, इसमें जो आपने कहा ना, वो उनमें अभी मोमेंटम नहीं है। अच्छा, ओके। जैसे हनीवेल भी अभी अपना लो पे चल रहा है, SDFC भी लो पे, कोटक भी लो पे। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक इन्वेस्टर, आपके जैसा जो इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म थीम पे काम करके उसको होल्ड करने में बिलीव करते हैं, हाउ डू यू डील विद दीज सिचुएशंस व्हेन अ स्टॉक इज अंडर परफॉर्मिंग विदाउट एनी मोमेंटम? उस समय आप क्या करते हैं? इन स्टॉक्स के बारे में क्या सोचते हैं आप फिर? सर, मैंने एक चीज समझी थी विवेक, कि जब जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जब वो स्टॉक को बाई करते हैं, तो उन लोग के ऊपर एक प्रेशर होता है कि क्लाइंट का उनको होराइजन नहीं पता होता, 3 साल, 5 साल, 7 साल। तो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एक प्रेशर होता है कि हमको एक 12, 13, 14, 15% का ग्रोथ देना है, मार्केट से मिलता जुलता। इन माई केस और इन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, हमारा सिनारियो ये है कि हमको हर साल का रिटर्न नहीं चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूं विवेक, की एस्कॉर्ट्स का एग्जांपल लेते हैं। एस्कॉर्ट्स करीबन 7-8 साल तक 100 रुपए की रेंज में रहा था, 100 से 110, एंड आई हैड इट इन दैट टाइम आल्सो। एंड उसके बाद एस्कॉर्ट्स नेक्स्ट 5 साल में एस्कॉर्ट्स हैज गिवन आई थिंक 125 की रेंज से 1800, सॉरी, सो इट्स गिवन अ 15 टाइम्स रिटर्न इन नेक्स्ट 5 इयर्स, 4, 5, 6 इयर्स, और पहले 5-6 साल ऑलमोस्ट नील रिटर्न। तो वो लंपीनेस, हमको आइडिया है कि वो लंपीनेस रहेगी। शायद मार्केट सेंसेक्स 75,000 हो जाए और हनीवेल ऑटोमेशन वहीं 40,000 पे अटका रहे, बट मैं ये जानता हूं कि बिकॉज इसकी पेडिग्री ऐसी है, इसका पास्ट ऐसा है, इसका फ्यूचर इतना ब्राइट है कि वो कैचअप करेगा। वो कब करेगा वो मेरे और आपके किसी के हाथ में नहीं है। इनफैक्ट मार्केट को भी कुछ हद तक नहीं पता होता कब वो फैंसी हो जाए वो चीज, बट एस्कॉर्ट्स देखते हैं हम। उसके साथ साथ आज आप टाटा मोटर्स देखिए सर, टाटा मोटर्स विवेक कुछ नहीं कर रहा था, डेट है, ये इश्यू है, 50 प्रॉब्लम्स हैं, बट जब चलना शुरू किया तो अनस्टॉपेबल।
तो वो हमारे हाथ में नहीं है, बट यस मैं थोड़ा मोमेंटम वगैरह नहीं इतना जानता हूँ, टेक्निकल्स इज नॉट माय एरिया, but yes, fundamentally I can't go wrong with stocks like these. I mean, it needs a lot of patience, lot of conviction to hold on to a stock which is, जैसे हनीवेल है, पिछले 1 साल से 6% नेगेटिव रिटर्न है, SGFC पिछले 1 साल से 4% नेगेटिव रिटर्न है, कोटक बैंक पिछले 1 साल से 3-4% नेगेटिव रिटर्न है. So it needs so much conviction to hold on to your stock which is not performing. I mean, my hats off to investors like you who have such conviction, and I know that long term में आप ही लोग बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं. I mean, चाहे अपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जैसे मैं विजय केडिया जी के साथ जब बात कर रहा था, तो मोरलेस यही थॉट प्रोसेस उन्होंने भी कहा था कि स्टॉक गिरेगा, सामने सामने इतना गिर जाएगा कि तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस को निचोड़ के रख देगा वो, कि अरे जैसे उन्होंने तेजस कह रहे थे मुझे कि यार तेजस में सबको दिख रहा है, मैंने तेजस में इन्वेस्ट किया, बट किसी को ये दिखा कि जिस दिन मैंने इन्वेस्ट किया था उसके बाद 75% स्टॉक गिर गया था. तो वो पीरियड को होल्ड करना, विथ होल्ड करना इज सो डिफिकल्ट. तो मैं यही बोलूंगा इन्वेस्टर जो सुन रहे हैं कि आपको दिख रहा है नाम ये सब कि शायद अंडर परफॉर्म कर रहे हैं शॉर्टर टेन्योर में, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ इनको होल्ड ऑन करना और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना इट्स नॉट एन इजी टास्क. कन्विक्शन रखना पड़ेगा उसके लिए. सॉरी सर, बीच में इंटरप्ट कर दिया आपको. नो वरीज. या हनीवेल ऑटोमेशन के बाद जैसे हमने एनबीएफसीज और बैंक्स के दिग्गजों को देखा है, अगेन टाइटन कंपनी, ज्वेलरी स्पेस इज समथिंग व्हिच वाज अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर काफी सालों तक. इनफैक्ट जब हम बड़े हो रहे थे, आप और मैं, जब हम स्कूल टीनेजर्स थे, स्कूल में थे, तब यू नो टाटा टाइटन का कुछ नाम भी नहीं था, दे वर स्टिल स्टार्टिंग. और एवरी नूक एंड कॉर्नर में फैमिली ज्वेलरी शॉप्स होती थी. लास्ट 20-25 सालों में आप देखिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को प्रॉपरली वाइप आउट किया है इन अ प्रॉपर वे, विद बेटर एथिकल प्रैक्टिसेस, बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर क्वालिटी, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन बाय दिस कंपनी टाइटन. इतना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसमें आपका अगर 10% मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी में, तो दैट टॉक्स अबाउट यू नो व्हाट योर मैनेजमेंट क्वालिटी इज, व्हाट योर विजन इज. ऑब्वियसली टाटा ग्रुप कंपनीज नो ब्रेनर है, कोई इश्यूज आएंगे ही नहीं अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर मैक्रो और माइक्रो इश्यूज आ सकते हैं. सेगमेंटल देखिए सर, आईवेयर, वॉचेस, तनिष्क, गोल्ड, सारे सेगमेंट्स में ये लोग बहुत अच्छा नेटवर्क एक्सपेंशन कर रहे हैं. 500 प्लस स्टोर हो गए हैं विवेक इसके आज, विच इज, एंड ये एग्रेशन लास्ट 3-4 साल में बढ़ा है इनका. मैंने मतलब जो स्कटल बट करा है, मेरे कुछ ज्वेलर फ्रेंड्स भी हैं, वो भी मानते हैं कि टाइटन इज अ थ्रेट टू देयर मॉम एंड डैड बिजनेस, जो उनके ज्वेलरी बिजनेसेस थे. इतना बड़ा स्केल है इनके पास, बाइंग पावर है, यू नो होल्डिंग कैपेसिटी है इनके पास. अगर ये बल्क में गोल्ड परचेस कर रहे हैं तो दैट होल्डिंग कैपेसिटी इज देयर. डिजाइन्स में कोई आप पहुंच नहीं सकते टाइटन के लेवल पे, द वे दे डिजाइन देयर प्रोडक्ट्स, internationally exporting to the Middle East, Europe, even US now. And इतनी volatile industry और fragmented industry में अगर आप 10 साल की compounded sales और profit growth 13 and 8% ला पा रहे हैं, that is too good, because ये बहुत ही volatile sector होता है. gold prices up and down होते हैं, market के sentiment और consumer sentiment बहुत जल्दी fluctuate होते हैं, और उसमें भी कंपनी ने सपोर्ट करके रखा है अपने बिजनेस मॉडल को और ग्रो करी है. एंड आई बिलीव टाटा ग्रुप की कंपनीज ने जो लास्ट 3-4 साल में, 3-4 तो नहीं बोलूंगा, 2-2.5 साल से कोविड से जो आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, उसी तरह टाइटन भी उसी का पार्ट है आउट परफॉर्मेंस दिखाने में. एंड गोइंग फॉरवर्ड दिस इज यू नो द गोल्ड लविंग इंडियाज बेस्ट ज्वेलरी स्टॉक. जी, बाय द वे टाइटन 78% अप है लास्ट 1 साल में. वाह, चलो आपने बोला कि अंडर परफॉर्मेंस, हमने एक आउट परफॉर्मर उठा लिया. एक्चुअली मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो में बहुत कमेंट्स आएंगे लोगों के कि सर आप कोटक बोल रहे हैं, आप एचडीएफसी बोल रहे हो तो चलते नहीं है. बिकॉज जनरल रिटेल साइकोलॉजी वही है ना कि भाई आपने बोला और वो चलना चाहिए. तो मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ लोगों को कि पोर्टफोलियो बनाएंगे, उसमें कुछ नहीं चलेंगे, कुछ चलेंगे, लेकिन आप अपने कन्विक्शन पे लगे तो फिर ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे आप पैसा बनाएंगे. यही मेरा मैसेज था सबको. बहुत सही बात आपने पकड़ी. और ये चीज पकड़ना विवेक, या लोगों को, इन्वेस्टर्स को बताना बहुत जरूरी है. यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब इन इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग द व्यूअर्स की
हाउ डू यू, आपका माइंड फ्रेम, माइंड सेट कैसे बनाएं आप, ताकि यू कैन मैनेज द होल अप एंड डाउन इन अ मच बेटर वे, और वो हल्के हल्के लोग सीखेंगे तो इट्स फॉर देयर बेटरमेंट। जी जी सर। नेक्स्ट स्टॉक में जाते हैं, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स, वेरी बिग डिस्क्लेमर, आई एम हाईली इन्वेस्टेड इन इट, सो प्लीज टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मेरा ये एक तरह का मेरा एक विराट कोहली स्टॉक है ये। जब मेरे पास सरप्लस होता है, मैं जो स्टॉक उठाता हूँ उसमें से एक ये है, डिवीज लैब्स। मेरा ऐसा मानना है कि लास्ट 5 सालों में डिवीज लैब को आप कंपेयर करिए इसके पीयर्स के साथ, बीट सन फार्मा, बीट डॉक्टर रेड्डीज, बीट इप्का लैब्स, बीट सिप्ला, बीट कैडिला, बीट ट्रॉयका, इस कंपनी ने इन सारे स्टॉलवर्ड्स को पीछे धकेल दिया है विद इट्स ग्रोथ। In fact, the only company which comes closer to Divi's Lab in my understanding is Gland Pharma, recent listing है। मुझे पसंद है वो, बट इतनी पसंद नहीं है कि मैं उसको खरीद लूं और Divi's Lab ना खरीदूं। तो मैं आज भी Divi's Lab से एक सॉर्ट ऑफ मेरा अफेक्शन है, बिकॉज द वे दे, उनकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है उसको आप सब व्यूअर्स पढ़ेंगे तो दे विल फॉल इन लव विद दिस मैनेजमेंट। ट्रिमेंडस कैपेक्स इन्होंने भी किया है रिसेंटली, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कर रहे हैं। जो भी कंपनी अपने प्रॉफिट्स को अच्छा करने के लिए कर सकती है, जो भी पॉसिबल है, वो डिवीज लैब ने किया है और आगे भी कर रही है। डी बॉटल नेकिंग से लेके कोई भी अपग्रेडेशन आ रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रहा है, सब कुछ कंपनी टॉप ऑफ द रेंज क्वालिटी के लाती है। एक इंटरनेशनल स्टाइल से कंपनी काम करती है। आप देख लीजिए, ये कंपनी का 85% सेल्स इज इन एक्सपोर्ट्स। तो वी आर लकी कि इतनी बड़ी, इट्स सॉर्ट ऑफ एन इंटरनेशनल कंपनी बट इंडिया लिस्टेड है। एक छोटा सा इश्यू इनका आया था एफडीए का 6-7 साल पहले, और वो आते रहेंगे, बट दैट इज जस्ट अ स्मॉल बिप, इट्स अ स्मॉल बम्प रोड पे। वो आएंगे तो अच्छी बात है, एक हमको बाई करने का और चांस मिलेगा, मगर ऐसी कंपनीज को आप नहीं छोड़ सकते। ये भी एक कॉफी कैन टाइप की कंपनी है, एशियन पेंट्स की तरह, जो चलती रहेगी। आरओसीज देखिए, इनके सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ देखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट विवेक जो मैं यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहूंगा, जो लास्ट लाइन में लिखा है इसका, कि लास्ट 2 लाइनों में, कि इनकी 10 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 18% थी, लेकिन इनकी लास्ट 3 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 21% है। देखिए डिफरेंस। एंड इवन मोर सरप्राइजिंग इज देयर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इन 10 years was 17%, लेकिन लास्ट 3 साल में ये 31% गई है। यू कैन इमेजिन, कंपनी कुछ तो ऐसा कर रही है। इफ अ कंपनी इज प्रॉफिट गिविंग अ प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंडिंग ऑफ 31%, मतलब टेक्निकली कंपनी 3-3.5 साल में डबल हो जाएगी। मतलब देयर प्रॉफिट्स विल डबल इन एवरी 3-3.5 years। लेट्स से कंजर्वेटिवली कुछ आया तो भी 4 years, अगर कोई आरओसीज चेंज हुए, कोई एक्सपेंशन आया उनका, कोई मार्जिन प्रेशर आया, तो भी ये कंपनी एग्रेसिव कंपनी है। इट इज जो हम लोग वैल्यू और ग्रोथ में देखते हैं, इट इज मोर ऑफ अ ग्रोथ स्टॉक, एक्सपेंसिव है, बट इट डिजर्व्स द वैल्यूएशन इट हैज टुडे। और थोड़ा करेक्ट हुआ है। आप अगर अपने मोमेंटम में देखेंगे तो शायद थोड़ा सा नीचे आया, ये 5,000 तक चला गया था आई बिलीव। एंड बट अगेन these stocks are a must have. अच्छा, मुझे अब इसमें एक क्वेश्चन पूछना है। मैं बीच बीच में ना डिस्टर्ब बहुत करता हूँ, सॉरी। नहीं, उसी बहाने मुझे कॉफी की सिप मारने का मौका मिल जाता है। हाँ, चलिए। तो महंगा, तो अभी देखिए, ये मैं जैसे जैसे आप बोले ना, वैसे वैसे मैं अपना भी होमवर्क स्टॉकेज में करता जा रहा हूँ। तो अगर इसका पेयर के साथ में इसको देखेंगे तो ये दोनों ही कंपनी महंगी है, जो आपने अभी बताया ना। एक तो ग्लैंड फार्मा जो आपने बताया, उसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल अभी चल रहा है तकरीबन 45, और दिवी का प्राइस अर्निंग चल रहा है 47। बाकी सन फार्मा 33, सिप्ला 31, डॉक्टर रेड्डी 25। तो ये दोनों ही कंपनी महंगी है। तो जनरली मार्केट में लोग ये बोलते हैं कि जो महंगा है वो अच्छा है, जो सस्ता है वो सस्ता है, ठीक है ना। तो अब आप ऑब्वियसली, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि जो चल रहा है घोड़ा, उसको क्यों बुक करना है, उसको लगाए रहो, और वो आपको फाइनेंशियल्स में भी सपोर्ट कर रही है, इसीलिए आप शायद उसके अंदर में हैं। बट सपोज कोई एक क्वार्टर, हाइपोथेटिकली एक क्वार्टर इसका खराब हो गया, तो आप उस समय क्या सोचेंगे? एक और क्वार्टर का वेट करेंगे ना, एक रेड फ्लैग आ जाएगा कि अरे यार थोड़ा बुक कर देता हूं क्योंकि ये क्वार्टर क्यों खराब आ गया? सर, मैं 2 पार्ट्स में आपका क्वेश्चन लेता हूँ, क्वार्टर वाले पे मैं आता हूँ। अभी गोइंग बैक टू की पी रेशियोज, सो
मेरे हिसाब से विवेक, पीई, प्राइस इक्विटी इज अ वेरी ओवररेटेड वैल्यूएशन रेशियो। ओके। बिकॉज वो सब्जेक्ट टू होता है ग्रोथ। तो मैं जब स्टॉक्स पहले पी रेशियो पे खरीदता था 10-12 साल पहले, तब आई वॉज वेरी नाइव। मैं सोचता था हाँ पी कम है, अच्छा होगा। सीमेंट स्टॉक्स 6 के पी पे मिल रहे हैं, इन्फोसिस तो 20 के पी पर है। तो ये अलग बात है, अलग अलग सेक्टर्स थे, बट वो पी का जनरलाइजेशन हो जाता था। बट आई बिलीव पीई रेशियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीईजी, पेग रेशियो। ज्यादातर लोग देखते नहीं है। मैं उसको एक सरल भाषा में बताऊं तो एक कंपनी है जिसका पीई है 20 और उसकी 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है, ईपीएस ग्रोथ है एट 20%। तो पी 20 का पी और ईपीएस ग्रोथ 5 ईयर्स की 20 का है, तो प्राइस टू इक्विटी ग्रोथ पीईजी हमको मिलेगा 1 का। दूसरी कंपनी है, लेट्स से कंपनी बी, जिसकी लेट्स से पी इज 10, बट वो कंपनी ग्रो कर रही है लास्ट 5 साल से, कंपाउंडेड ग्रोथ हो रही है उसके सिर्फ 5% पे। तो 10 डिवाइड बाई 5, पीईजी रेशियो आ गया 2। तो ये कंपनी ए जिसका पीईजी रेशियो 1 है और जो हायर पी पे ट्रेड कर रही है, बट पीईजी 1 आ रहा है, कम आ रहा है, इट इज अ बेटर बाय देन द अदर वन विच इज एट अ लोअर पीई। इन टर्म्स ऑफ ग्लैंड एंड डीवीज लैब, बहुत अच्छा आपने पकड़ा इनका पी रेशियो। ये एक्सपेंसिव है क्योंकि आज डीवीज का पी अगर आप बोलते हो, लेट्स से आपने बोला 47 है, लेट्स से 50 है, और मैं इसका लास्ट 5 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखूं तो 10 साल का 17 था, 3 साल का 31 है, लेट्स से 5 साल का होगा 25 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल से। तो पी ऑफ 50 divided by EPS growth in the last 5 years, let's say 24-25 जो भी होगा for calculation से, it comes at a PEG of 2। and अगर मैं लास्ट 3 साल का देख रहा हूं, अगर उससे मैं कैलकुलेट करता तो और भी कम हो जाता, बिकॉज 31 है इसका ग्रोथ। तो स्टिल डीवीज लैब इज नॉट एक्सपेंसिव। कोई और कंपनी जो थोड़ी सी स्लो पेस्ड है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ बड़ौदा की कंपनी एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स। पी होगा 20-25 का, सस्ती लगेगी, लेकिन ग्रोथ ही नहीं हो रही है। 4 साल पहले ग्रोथ थी, बट लास्ट 3 साल से इश्यूज आ रहे हैं, बॉटलनेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, कैपेक्स नहीं कर पा रहे हैं, ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो आपको ऑन पेपर एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, वेल इन्वेस्टर शुड नॉट टेक इट एज अ माय नेगेटिव व्यू ऑन दैट। कई चीजों में बहुत अच्छी है, एक पायनियर है अपनी इंडस्ट्री में, मगर ग्रोथ लास्ट 3 साल से बहुत ही टेपर्ड रही है, इसलिए वो लो पीई पे दिखने में अच्छा लगता है हमको, लो पीई पर। मगर लुपिन इज अनदर एग्जांपल विवेक। लुपिन हैज बीन अ डिजास्टर स्टॉक फॉर द लास्ट 10 इयर्स। राकेश झुंझुनवाला साहब का एक फेवरेट था, बट जितनी वेल्थ इसने, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं बोलूंगा, बट जितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लुपिन ने लूज करवाई है, मैंने भी लूज करी है, दैट इज जस्ट बिकॉज ग्रोथ नहीं दे रहा था। 7-8 साल आप ग्रोथ नहीं देते हो, रिटर्न्स नील आते हैं, आगे का कोई फ्यूचर आपके प्लान्स नहीं आ रहे हैं, तो मेरा कन्विक्शन उसमें नहीं रहेगा। आई कैन वेट फॉर 2-3-4 years, कि मुझे पता है ग्रोथ स्टोरी है, जैसे एस्कॉट्स में थी या अदर स्टॉक्स, मारुति में थी एंड ऑल दैट, बट टाटा मोटर्स में है। अगर देन इन द लॉन्ग रन फिर कन्विक्शन अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं एज अ कंपनी, देन तो फिर टूट जाता है। दैट इज अनदर, आपने पहले क्वेश्चन पूछा था सेलिंग अ स्टॉक, तो वो फिर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। फेयर पॉइंट। सेकंड आपने अच्छा पूछा था क्वार्टर वाइज क्वार्टर। तो मेरे जो मेन स्टॉक्स हैं, मतलब मैं टीसीएस और एचडीएफसी इनकी बात नहीं कर रहा हूं, इनके तो कॉन कॉल सुनने की जरूरत ही नहीं है आपको, बट फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स कंपनीज में थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि इनके कुछ रॉ मटेरियल प्राइस में फ्लक्चुएशन या कोई इनका यूएसएफडी इश्यू आ जाए, तो इनके कॉन कॉल्स में थोड़ा जितना हो सकता है उतना अटेंड करता हूँ। मेरे पास 2-3 ही फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हैं, 2-3 केमिकल हैं। तो क्योंकि इनका थोड़ा वोलेटाइल रहता है, इनका मैक्रो और माइक्रो दोनों, तो क्वार्टरली जब रिजल्ट गड़बड़ आते हैं तो आई सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कि गड़बड़ हुआ क्या है। इज इट अ वन टाइम इश्यू हुआ है कि कोई इनका प्लांट शटडाउन किया था मेंटेनेंस के लिए, या कोई स्मॉल ब्लिप आ गया था इनका डिस्ट्रीब्यूशन में, या इज इट गोना बी अ कंटिन्यूअस इश्यू इन द कंपनीज फंडामेंटल्स। तो क्वार्टर वाइज क्वार्टर यस, कोर पोर्टफोलियो में मैं चेक करता रहता हूँ, मगर आईटी में, बैंक्स में, इन सब में नहीं चेक करता हूँ, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म में उनका एक स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो चलते रहेंगे। बट फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजीज आर फेसिंग द हीट नाउ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो जो एफएमसीजीज ने प्राइस हाइक नहीं करी है बिकॉज दे थिंक कि मार्केट शेयर चला जाएगा हमारा,
उनके मार्जिन्स आने वाले क्वार्टर्स में ब्रेक होंगे, तो दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ अ रेड फ्लैग कि आप में प्राइसिंग पावर नहीं है, आप मार्केट में एक पोजीशन बना के बैठे हैं बट आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, एंड नाउ बिकॉज द इन्फ्लेशन हैज पिक्ड अप सो मच यू विल सॉर्ट ऑफ लूज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। तो वो थोड़े से एक रेड फ्लैग्स हैं जो बीच बीच में चेक करने पड़ते हैं। ओके, गॉट इट। थोड़ा टाइम और इस पे डिवीज लैब, एक्चुअली ये अच्छा केस स्टडी है, इस पे जितना बात करेंगे ना काफी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो मैं इसका फाइनेंशियल्स देख रहा था, तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर में अजब परफॉर्मेंस है, ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का सेल्स है, जो कि आप पिछले साल का अगर दिसंबर क्वार्टर देखें तो उसके अंदर में सेल्स हुआ 1700 करोड़। तो गजब ही ग्रोथ उन्होंने उस क्वार्टर में दिया, सेल्स में भी, पैट के अंदर भी। सो एक आउटलायर है वो क्वार्टर, तो उसके कारण भी ऑब्वियसली आपको जो CAGR है वो काफी हाई नजर आ रहा है कि लास्ट 3 साल में 21% जो दिख गया, वो एक क्वार्टर के कारण उसका इम्पैक्ट काफी हुआ। तो वुड यू नॉट वेट फॉर मे बी मार्च क्वार्टर में कैसा कर रहा है? Is it going to do the same thing which they have done in December quarter before you kind of upgrade the stock among your stock portfolio कि अरे यार ये तो एकदम अब J कर्व की तरफ चला गया? हाँ, आई एग्री, ऐसा कर सकते हैं, मगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कर नहीं पाता हूँ, मेरी खुद की लिमिटेशंस हैं, मैं शायद इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि मैं उसको इतनी डीपली अंडरस्टैंड कर पाऊँ। ये तो मुझे बड़े जोर से तमाचा मार दिया। नहीं सर, लोग करते हैं एंड लोग करते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में करते हैं लोग, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जो मेरे कंट्रोल में चीजें हैं मैं उनको स्टडी कर पाता हूँ, उनको स्टडी करता हूँ। जो मेरे कंट्रोल के बाहर हैं, आज रॉ मटेरियल प्राइसेस सबको पता है हर चीज के बढ़े हैं, डिवीज लैब शायद एक क्वार्टर के बाद अपने एंड प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाएगा। बड़ी कंपनी है सर, 85% एक्सपोर्ट्स हैं, 50 नेशंस में एक्सपोर्ट करती है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ कंपनी को अपना एक रेपो भी जमा के रखना पड़ता है सप्लायर्स के साथ, बायर्स के साथ। तो जैसे आप और मैं बिजनेस में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करते हैं जस्ट फॉर द कस्टमर की एक रिलेशनशिप है, ऐसी बड़ी कंपनीज भी उस तरह से मैनेज करती हैं, एंड डिवीज उस तरह से मैनेज कर रहा है तो वेल एंड गुड, जब तक वो अपना मार्केट शेयर लूज नहीं कर रहा है या फिर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स ड्रैग डाउन नहीं हो रहे हैं, तब तक आई वुड नॉट लुक एट इट इन अ डीपर वे कि कोई इश्यू है। बट बैक टू बैक अगर इश्यूज आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको लुपिन का एग्जांपल दिया था कि लुपिन में आप स्टडी करिए, केस स्टडी हो सकते हैं व्यूअर्स के लिए कि कंपनी ने कुछ नहीं किया, मार्केट शेयर लूज करते हुए, प्रॉफिट्स लूज करते हुए कोई नई चीज नहीं करी, दे वर नॉट प्रोएक्टिव। कोई डीबॉटलनेकिंग कर दो, कोई कंपनी का अगर आपके पास कैश पड़ा है तो छोटी सी कंपनी बाई कर लो, कहीं से तो ग्रोथ लाओ आप इनऑर्गेनिकली या ऑर्गेनिक कर लो कुछ। तो वो एक सॉर्ट ऑफ एक लगता है कि आप मतलब बड़ा थका हुआ अप्रोच लगता है, एंड दैट इज वेयर आज हमारे लिए लैगार्ड्स के लिए ना हमारे पोर्टफोलियो में जगह होनी चाहिए, ना हमारी लाइफ में जगह होनी चाहिए कि जो चीज आपको ड्रेन आउट कर रही है, आपकी एनर्जी है, आपके पैसे को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर रही है, उसको फिर अपने साथ रखने में कोई मतलब समझदारी की बात बिल्कुल नहीं है। तो दैट वाज द सही, आई गॉट माय क्वेश्चंस आंसर्ड। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, तो डिवीज में अच्छा डिस्कशन हुआ, मुझे अच्छा लगा क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा मेरा एक थोड़ा सा वन ऑफ माय फेवरेट्स है, मेरा विराट कोहली है ये। अब आते हैं रिलैक्सो पे। फुटवेयर इंडस्ट्री में इंडियाज लार्जेस्ट एंड द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फुटवेयर इन द वर्ल्ड इन इंडिया, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर हम थोड़ा सा डीप एनालिसिस करें, ये शायद वर्ल्ड में भी वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर होगा। चाइना का एक आध प्रोड्यूसर हो सकता है जो इस लेवल पे बनाता हो। ट्रिमेंडस पेडिग्री, मैनेजमेंट को आप देखेंगे लास्ट 25-30 सालों से इन्होंने जो कुछ हो सकता था बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के लिए, एंड आई थिंक इनका प्लांट आपके ईस्ट इंडिया में ही ज्यादा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, अर्निंग्स देखिए, इन्होंने लास्ट 15-20 साल में जो टाइटन ने ज्वेलरी इंडस्ट्री में करा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को हल्के अपनी एफिशिएंसीज से उनका मार्केट शेयर गेन किया, सिमिलरली रिलैक्सो ने भी वही किया है। लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर भी है और लोएस्ट प्राइस में बेचता भी है। तो आज इंडिया का जो मिडिल क्लास है, 30, 40, 50 करोड़ फैमिलीज, वो लुकिंग फॉर वैल्यू फॉर मनी, उनके लिए दिस इज अ स्टॉक टू होल्ड। इट्स अ पेरिशिंग आइटम। फुटवेयर की एक लाइफ होती है, रेगुलर कंजम्पशन चलता रहता है, एक साइकिल चलती रहती है साल 1.5 साल की।
नए नए प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं, न्यू जनरेशन को मैंने नोटिस किया ये विवेक, आप अमेजोन और यहाँ पे देखेंगे इनके 70% प्रोडक्ट्स आर लिस्टेड ऑनलाइन। तो इनका इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 50,000 रिटेलर्स, फिजिकल रिटेलर्स। उसके साथ साथ ये बाटा से और बाकी कंपनी से ज्यादा आगे हैं इन ऑनलाइन सेलिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। सोशल मीडिया को भी बहुत अच्छे से यूज करते हैं, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स तो आपने देखी होंगी इनकी। एंड अगेन 10 ईयर स्टोरी, बिकॉज इसका रॉ मटेरियल क्रूड से भी रिलेटेड है, रबर्स एंड प्लास्टिक्स एंड अदर थिंग्स, बट अगेन प्रॉफिट ग्रोथ and sales growth, sales at 13% compounding, profit growth at 27%, 10 years compounding. It talks about कि रिलैक्सो ने लास्ट 10 साल में कमाल किया है, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आगे 10 साल तक और करेगी ये, 5-10 साल, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां पहली बार डिस्ट्रप्शन आ नहीं सकता। चप्पल और जूते तो पहनने ही है हमने। ऐसी इंडस्ट्री है जो फास्ट गुड्स जल्दी यूज होके नए गुड्स लेने पड़ते हैं, कोई फुटवेयर 4-5 साल नहीं चलाता। फैशन ट्रेंड्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं, यू नो। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एंड कंपनी बिकॉज फुल्ली इंटीग्रेटेड है, इसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काफी मैन्युफैक्चर, बाटा भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करता है, इतनी बड़ी एमएनसी है बाटा, तो भी आउटसोर्स करता है। बट इस कंपनी की दाद देनी पड़ेगी, ये सब कुछ इन हाउस करता है। समथिंग सिमिलर एग्जांपल इज पेज इंडस्ट्रीज। आज लक्स हो, डॉलर हो, रूपा हो, उनके सामने पेज और रिलैक्सो आर परफेक्ट एग्जांपल्स, जिन्होंने फुल्ली इंटीग्रेटेड होने की वजह से इतना अच्छा मार्केट शेयर पकड़ के रखा है, और आगे भी ये लोग बहुत अच्छा करेंगे। आज अगर आप चेक कर रहे हो उसमें चार्ट्स में, तो बहुत पिटा है ये स्टॉक कुछ दिनों में, मैं ट्विटर पे चेक कर रहा था, बट मुझे मौका मिला अगर, तो मैं आई विल बाय मोर ऑफ इट, या बट यस, रिलैक्स सो इट इज। हाँ, मोमेंटम तो वही है, मोमेंटम मोमेंटम वालों के एकदम बेयर ग्रिप में है ये, तो वैल्यू आने के लिए आई थिंक इट्स अ गुड टाइम। यस यस यस। क्या वैल्यू और मोमेंटम वालों में लड़ाई चलती रहती है? मैं थोड़ा मोमेंटम वाला हूँ, yes. और आप लोग वैल्यू वाले हैं, तो हम लोग की फ्रेंडली लड़ाई चलती रहती है। आप जब खुश होते हैं हम लोग दुखी होते हैं, हम लोग जब खुश होते हैं आप दुखी होते हैं। सही बात है, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नेक्स्ट वन सर इज, विवेक, इज अनदर what Divi's Labs is to pharmaceuticals, PI Industries is to agrochemicals। एक अच्छा ट्वीट आया था बहुत टाइम पहले, वायरल हुआ था किसी का, मुझे याद नहीं, बट मेरे दिमाग में घर कर गई बात की। पिक्चर थी लाइफ ऑफ पाई। हाँ, तो लाइफ ऑफ दिस PI इज CSM, कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग में। ये इसके सामने कोई खड़ा ही नहीं होता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट कुड बी वर्ल्ड वाइड, वेरी क्लोज टू वन ऑफ द बेस्ट इन CSM। एग्री इनपुट्स में, यू नो, इन लोग के पास फर्टिलाइजर्स, प्लांट न्यूट्रिएंट, सीड्स, बहुत बड़ा इनके पास वो है। ये कंपनी काफी पुरानी है, लोगों को पता नहीं होगा। कंपनी शायद इंडिपेंडेंस में क्या स्टडी करता है, इट्स सिंस लास्ट 75 इयर्स। हाँ, आई हैव जस्ट पुट इट डाउन हियर। ओके, इंडिपेंडेंस से ये कंपनी कार्यरत है। अगेन ज्यादा अतुल लिमिटेड की तरह ये कंपनी भी बहुत लो प्रोफाइल रहती है, ज्यादा मैनेजमेंट इंटरव्यूज देती नहीं है, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, FIIs ने स्टॉक पकड़ा है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। सेल्स ग्रोथ देखिए लास्ट 10 साल की 21% की है, मार्जिन्स पकड़ के रखे हैं, बहुत अच्छा। इनका एक केपेक्स चल रहा था बीच में जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, एंड फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ को देखते हुए विवेक, इन्होंने नॉन कोर जो इनका बिजनेस है एग्रीकल्चर का, उससे बाहर निकल के इन लोगों ने फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएरीज, फाइन केमिकल्स और एक इलेक्ट्रॉनिक केमिकल जो कि आगे जाके न्यू एज टेक्नोलॉजीज में यूज होगा, कुछ हद तक बैटरीज में या ऑटोमेशन में यूज होंगे, उन सेक्टर्स में इन्होंने एंट्री करी है विद अ फ्यू कोलैबोरेशन। एक कोई जापानीज कंपनी के साथ किया है और एक कोई यूरोपियन कंपनी का चल रहा है इनका। तो वो इनकी मैनेजमेंट इंटरव्यू ने रिसेंटली बताया, आई थिंक 2 क्वार्टर पहले के कॉन कॉल में, एंड विच इज अगेन, जो कंपनी इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रही है और उसमें परफॉर्म करती रहेगी, एंड नाउ दे आर लुकिंग एट न्यू एवेन्यूज ताकि वो एक अलग लीग में एंटर कर पाए। दैट इज अ बिग ग्रीन फ्लैग की वेरी प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, एग्रेसिव। और अगेन जैसे डीवीज या हनीवेल ऑटोमेशन है जो इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बना के वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसी PI इंडस्ट्रीज, closest company to PI Industries in India in that pedigree and category is Sumitomo Chemicals, the Japanese collaboration company. But PI Industries par excellence, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी एग्रो थीम में कोई और कंपनीज आसपास आ सकती हैं।
and it is my big conviction in agri space. Sure. इसमें कुछ है नहीं बोलने के लिए. अच्छा. ये हल्के हल्के चलता रहेगा, लेकिन ये कंपनी विवेक आप मानेंगे नहीं, चंबल फर्टिलाइजर हो गया, रैलीज इंडिया हो गया, ये सारी कंपनीज, कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये बड़ी न्यूज में रहती हैं. इनके रिजल्ट्स भी पेपर में आएंगे, इनका मैनेजमेंट इंटरव्यू भी आएगा. बट पीआई इंडस्ट्रीज इतना छुपा रुस्तम है, आराम से अपना काम करते हैं. दे डिलीवर ऑन व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड इन द कॉन कॉल, और यू नो दे हैव गिवन इन देयर प्रेजेंटेशन. और हल्के 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 आप देखिए सर, 10 साल में 21% सेल्स ग्रोथ कंपाउंडेड, विच इज, यू कैन इमेजिन, ये स्टॉक हर 5 साल में डबल होना चाहिए. तो उस तरह, और हो रहा है. एंड इफ यू लुक, लास्ट 20 साल का एक निकालना चाहिए, मैं आई विल शेयर इट ऑन ट्विटर इफ पॉसिबल, कि लास्ट 20 साल में दिस वुड हैव बीन अ 7-8 बैगर इजीली, मे बी मोर. या सही है. इसीलिए ये देखिए, हर इंडस्ट्री के अंदर में जो 2-3 कंपनीज है जो हमेशा महंगी रहती है, कोई ना कोई रीजन तो है. अब ये पूरी इंडस्ट्री के अंदर में मैं देख रहा हूँ, पीआई इंडस्ट्रीज 50 का पी, सुमिटोमो 50 का पी, और एस्टेक लाइफ साइंस भी इसी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है शायद, उसका भी करीबन 45 ग्रुप थोड़ी छोटी कंपनी है, बट छोटी कंपनी है, करेक्ट, बट महंगी है. तो ये 3 कंपनी स्टैंड आउट करती है इन टर्म्स ऑफ बीइंग एक्सपेंसिव. बाकी तो यूपीएल है, बीएसएफ है, भारत रसायन है. So there is a reason why they are expensive, and there is a reason why you like them. और शायद आगे भी रहेंगी. वो रीजन कंटिन्यू हो जाता है, as if you look at the past history. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. बढ़िया बढ़िया. I think this was the last one. Yes, it's a okay. Nice. एक अच्छा बात हो गया आज की. हमने बहुत अलग अलग तरीके के स्टॉक्स डिस्कशन कर लिया, अलग अलग सेक्टर पे. एक I mean, for a 1 hour session, I think it has a lot of content. मजा आया. अलग अलग स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर पाए, कॉन्सेप्ट व्यूज के अराउंड में चर्चा कर लिए. तो मेरा जो एक विश लिस्ट था ना, कि आपका जो पिन ट्वीट है उसको लेके कभी चर्चा करेंगे, और why you selected these stocks. I think you have given me what I wanted. Thank you very much. And I should also appreciate, Vivek, the way you discuss stocks and the logic behind it. Commendable. मतलब आपने क्लासेस लेनी चाहिए कि how to interview somebody or how to discuss a topic with somebody. That is, I have discussed a few things with a few people in the past. They were good, but you are best of the best. So excellent. बड़ा मजा आया, and we'll keep in touch. Thank you so much. Yeah. And I'm going to launch a course, how to be a good student. अरे सही है, बढ़िया है. Thank you so much, Advaid, and we'll be in touch. And दोस्तों, आपको तो इनका ट्विटर हैंडल पता ही होगा, नहीं पता है तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा. Absolutely worth following him. Whatever he speaks from his heart, and obviously his mind and his heart is well synced. तो मजा आएगा आपको इनको फॉलो करके. फॉलो जरूर कीजिएगा. और फिर से एक डिस्क्लेमर है, he is not an advisor. तो ये जो भी कर रहे हैं अपनी तरफ से एजुकेशन फैलाने के लिए कर रहे हैं, तो आप प्लीज इनको चैलेंज मत कीजिएगा. बाद में इनसे सीख सकते हैं तो सीख लीजिए, ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक चैलेंज मत कीजिएगा, बिकॉज एवरीवन हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स एंड ओन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट मेथड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.